हेलो दोस्तों, नमस्ते एंड हैप्पी लर्निंग। पेनोरमिक एजुकेशन की तरफ से मैं सीए ऋषभ डाकलिया आज आपके सामने लेके आया हूं सीए इंटरमीडिएट की हमारी सीरीज में ग्रुप 2 का पेपर नंबर 4 कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग का इंट्रोडक्शन इसलिए क्योंकि आप सारे सीए स्टूडेंट्स जिन्होंने अभी फाउंडेशन अपीयर किया है या क्लियर किया है, जीवन में पहली बार ये सब्जेक्ट पढ़ने जा रहे हैं, विच इज कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग। सो बिफोर हम कोई टॉपिक की शुरुआत करें, ऐसा कहते हैं कि इफ वाई इज क्लियर देन हाउ बिकम्स वेरी इजी। और इसीलिए आज हम समझते हैं कि क्यों ये सब्जेक्ट हम पढ़ने जा रहे हैं, बिकॉज अगर हमने वो समझ लिया तो मुझे ऐसा लगता है कि हमारी जर्नी जो इस सब्जेक्ट को लेके है वो बहुत ही आसान हो जाएगी। पहले तो मैं ये जो 4 शब्द लिखे हैं हमारे थर्ड लाइन में, इजी है, स्कोरिंग है, इस पे विशेष करके एम्फेसाइज करना चाहूंगा, बिकॉज ये वो सब्जेक्ट है जो आपका बूस्टर डोज है दोस्तों। ये वो सब्जेक्ट है जो आपके ओवरऑल स्कोर को बहुत ही अमेजिंग तरीके से अपस्केल अपग्रेड कर सकता है। जी हां, ये वो सब्जेक्ट है दोस्तों जिसमें 100 ऑन 100 भी संभव है। क्या बात कर रहे हो, सीए में 100 ऑन 100? जी हां, और उसके बारे में हम चर्चा करेंगे, लेकिन पहले थोड़ा सा हम सिलेबस की अवेयरनेस लेते हैं, चैप्टर्स की अवेयरनेस लेते हैं और ये समझते हैं कि क्यों इस सब्जेक्ट को पढ़ना जरूरी है। देखिए, जब भी कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट बनता है तो दुनिया उसको बड़ी उम्मीद और आशा भरी नजरों से देखती है, स्पेशली कौन? बिजनेसमैन, क्योंकि वो अपनी प्रॉब्लम लेके आते हैं और एक चार्टर्ड अकाउंटेंट से ये एक्सपेक्ट करते हैं कि वो उनका सॉल्यूलू उसे प्रोवाइड करे, चाहे वो टैक्सेशन की इश्यूज हो, ऑडिटिंग के इश्यूज हो, अकाउंटिंग के इश्यूज हो, सभी में ऐसी उम्मीद जताई जाती है। लेकिन कोई एक चार्टर्ड अकाउंटेंट कब इन सारी प्रॉब्लम्स को अच्छे से सॉल्व कर पाएगा? जब वो बिजनेस को अच्छे से समझ पाता है, जब वो ये समझ पाता है कि प्रोडक्शन प्रोसेस किस तरीके से होता है, जब वो ये समझ पाता है कि कॉस्ट का ब्रेकअप कैसे है, जब वो ये समझ पाता है कि जो हम प्रोडक्ट या सर्विस दे रहे हैं वो किस तरीके से हम मार्केट में प्रेजेंट कर सकते हैं विद द एग्जिस्टिंग सेट ऑफ मटेरियल्स एंड लेबर एंड ऑल अदर थिंग्स। जी हां, हमारा कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग उसी के बारे में हमें अवेयरनेस देगा। इसीलिए मैं कई बार ये कहता हूं कि ये सब्जेक्ट अत्र तत्र सर्वत्र है, मतलब इसकी जो नॉलेज है, इसका जो एप्लीकेशन है, वो आप हर जगह लागू कर सकते हैं। चाहे आप ठेले पे पानी पूरी खा रहे हैं, या आप बहुत बड़े 5 स्टार होटल में हैं, चाहे आप कोई छोटे से ट्रेडर के यहां कुछ सामान खरीदने गए हैं, या आप बहुत बड़ी इंडस्ट्री को विजिट कर रहे हैं, इन सभी में आप कॉस्ट अकाउंटिंग और मैनेजमेंट अकाउंटिंग का एप्लीकेशन बहुत इजीली अप्लाई समझ सकते हैं। और इसीलिए जितना अच्छे से हमें इस चैप्टर की नहीं बट एक रियल लाइफ पर्सपेक्टिव की सब्जेक्ट के थ्रू ग्रिप होगी, उतना ही अच्छे से हम हमारे क्लाइंट्स को आने वाले समय में सलाह दे पाएंगे। ये सब्जेक्ट लाइक एवरी अदर सब्जेक्ट 100 मार्क्स का है। ये सब्जेक्ट में भी आपको एमसीक्यूज पूछे जाएंगे जो कि केस बेस्ड सिनेरियो या केस स्टडी बेस्ड होंगे, जिसमें एक भरपूर आपको केस स्टडी में कुछ डिटेल्स दी जाएगी जिसके बेसिस पे हम लोगों को अवेयरनेस देनी है। सो हमारा अगर हम पर्सपेक्टिव देखें तो 70 मार्क्स सम्स आएंगे एंड 30 मार्क्स भी सम्स आएंगे, बट वो 30 मार्क्स जो है वो हमारे एमसीक्यू बेस्ड होंगे, जिसमें आपको केस बेस्ड एमसीक्यू भी पूछ सकते हैं या फिर इंडिपेंडेंट एमसीक्यू भी पूछ सकते हैं। अभी तक का जो ट्रेंड रहा है, जो मुझे लगता है कंटिन्यू भी रहना चाहिए, इज के जो एमसीक्यूज है वो आपको 2 मार्क्स ईच के पूछे जाते हैं। और ये 70 मार्क्स में मेजरली सम्स आते हैं, बट कुछ कुछ थियोरी भी पूछी जाती है, तो वो थियोरी के ऊपर भी हम लोगों को ग्रिप जो है वो बनानी रहेगी। सो ये एक प्राइमरी मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। लेकिन अगर हम सब्जेक्ट के डिस्ट्रीब्यूशन में जाएं तो पहले हम याद करते हैं हमारे स्टैंडर्ड 11th का पहला लेक्चर, क्योंकि 11th के पहले लेक्चर में आपके स्क्रीन पे जो दिख रहा है फाइनेंशियल अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग और मैनेजमेंट अकाउंटिंग, इन तीनों का डिफरेंस समझा था।
अब फाइनेंशियल अकाउंटिंग तो आपने जब से आपके कॉमर्स की जर्नी शुरू की होगी 11th 12th स्टैंडर्ड एंड सीए फाउंडेशन में, उसमें हमने भरपूर चीजें, भरपूर चैप्टर्स पढ़े हैं और हमने उसमें कोर ये समझा है कि हमारे फाइनेंशियल अकाउंटिंग का प्राइमरी ऑब्जेक्टिव होता है टू डिटरमाइन द फाइनेंशियल परफॉर्मेंस ऑफ द बिजनेस एंड टू डिटरमाइन फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस। फाइनेंशियल परफॉर्मेंस हम डिटरमाइन करते हैं हमारे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से, ट्रेडिंग अकाउंट से या स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल से, और फाइनेंशियल पोजीशन हम डिटरमाइन करते हैं विद द हेल्प ऑफ आवर बैलेंस शीट। और क्योंकि ये जो चीजें हैं ये स्टैंडर्डाइज हो तो ज्यादा बेटर रहता है, इसलिए फाइनेंशियल अकाउंटिंग में आप मेजरली देखोगे कि डिफाइंड सेट ऑफ रूल्स है जो ऑलरेडी हम लोग कंपनीज एक्ट के शेड्यूल 3 में बैलेंस शीट का फॉर्मेट, स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल का फॉर्मेट पढ़ ही चुके हैं। थोड़ा सा और अगर आगे जाएं तो बाजू में हमें दो स्टाइल ऑफ अकाउंटिंग और लिखे हुए हैं, कॉस्ट अकाउंटिंग और मैनेजमेंट अकाउंटिंग, और हमारा जो ये पेपर नंबर 4 है वो इन दोनों का ही कॉम्बिनेशन है। देखिए बिजनेस को जो यूजर्स है वो तो फाइनल क्या सिचुएशन रही है साल के एंड में वो समझना चाहते हैं, लेकिन अगर हम मैनेजमेंट की बात करें, ओनर्स की बात करें, तो उन्हें बहुत सारी रेगुलर इंफॉर्मेशन चाहिएगी जिससे कि वो रेगुलर डिसीजंस प्लस क्रिटिकल एंड स्ट्रैटेजिक डिसीजंस ले पाए। जो हमारा कॉस्ट और मैनेजमेंट अकाउंटिंग है वो ये जो हमारे इंटरनल यूजर्स है उनको बहुत ज्यादा हेल्प करता है डिसीजन मेकिंग के लिए। और कॉस्ट अकाउंटिंग का मूलभूत उद्देश्य ही यही है, जैसा कि नाम में लिखा है कि कॉस्ट अकाउंटिंग मतलब कोई प्रोडक्ट या सर्विस की कॉस्टिंग, मतलब उसके कॉस्ट का ब्रेकअप हमें निकालना है, वो हम प्राइमरी देखते हैं। वैसे कुछ इंडस्ट्रीज है और कुछ क्राइटेरिया है, लाइक 100 करोड़ एग्रीगेट टर्नओवर, इंडिविजुअल प्रोडक्ट का टर्नओवर का कुछ बेसिस, उन कंपनीज को तो कॉस्ट ऑडिट करवानी कंपलसरी होती है। बट अदरवाइज भी अगर हम कॉस्ट अकाउंटिंग को प्रॉपरली फॉलो करेंगे तो हमें बहुत अच्छे से ये स्कोप पता चल पाएगा कि कहां हम लोग हमारे कॉस्टिंग को कम कर सकते हैं। बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे आपका प्रॉफिट दो तरीके से बढ़ सकता है, एक आपका रेवेन्यू इंक्रीज हो रहा है, दूसरा आपका कॉस्ट कम हो रहा है। तो क्योंकि अगर हम कॉस्ट के ब्रेकअप को बहुत स्ट्रैटेजिकली एनालाइज करेंगे तो हम लोगों को पता चलेगा कहां पे स्कोप ऑफ इंप्रूवमेंट है ऑफ एनी सॉर्ट ऑफ डिडक्शन, और वो हमें हेल्प करेगा टू डू गुड इन द टाइम्स टू कम। सो सेलिंग प्राइस डिटरमाइन करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट हो जाता है ये, और क्योंकि इसमें भी आपके कुछ कंपनीज के कॉस्ट ऑडिट के क्राइटेरिया होते हैं तो यहां पे बहुत डिफाइंड रूल्स तो नहीं, पर मैंने वर्ड लिखा है सेमी, मतलब कुछ हद तक हमारे कुछ स्टैंडर्डाइज फॉर्मेट्स है जो हम सब ध्यान में रखेंगे, फॉलो करेंगे, तो अगेन कंसिस्टेंसी और कंपेरेबिलिटी आ पाएगी जिससे कि हर एक को थोड़ा आसान होगा समझने को। और अगर हम इस सब्जेक्ट के दूसरे सेगमेंट पे जाएं जिसका नाम है मैनेजमेंट अकाउंटिंग, तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग में तो मुझे वो डायलॉग याद आता है एक मूवी का, जो जीजा जी बोलेंगे वो मैं करूंगा, या भाई ने बोला करने का तो करने का। यहां पे मैनेजमेंट वो हमारा भाई है, वो हमारा मित्र है, जो हम लोगों को उनको जो इंफॉर्मेशन चाहिए अबाउट द बिजनेस वो पता करे। आप देखेंगे कि कई सारी मल्टीनेशनल कंपनीज है जिनके फाउंडर्स अभी तक कोई पर्टिकुलर देश में जहां पे उनके हजारों करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट है वहां पहुंचे भी नहीं है, वहां कभी उन्होंने प्लांट को जाके देखा भी नहीं है, फिर भी वो प्लांट बहुत सक्सेसफुली ऑपरेट कर रहा है। हम देख रहे हैं कितनी बाहर की कंपनीज इंडिया में ऑपरेट कर रही है जबकि उनकी पूरी मैनेजमेंट टीम ने शायद अभी तक एक बार भी विजिट नहीं किया हो, ऐसा पॉसिबिलिटी है। वो कब हो पाएगा? जब उस कंपनी की मैनेजमेंट अकाउंटिंग बहुत स्ट्रांग हो, रिपोर्टिंग टू द मैनेजमेंट फ्रॉम द मिडिल लेवल मैनेजमेंट बहुत स्ट्रांग हो। तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग इज मोर अबाउट कोई डिफाइंड सेट ऑफ रूल्स नहीं है, कुछ भी नहीं, इसीलिए मैंने लिख रखा है क्योंकि मैनेजमेंट को भांति भांति की रिपोर्ट्स चाहिए, जैसे कि वो बिजनेस टू बिजनेस वेरी करेगी। कई कोई मैन्युफैक्चरिंग एंटिटी है तो वेस्टेज कितना हो रहा है, आज का प्रोडक्शन और एक महीने पहले आज के सेम दिन का प्रोडक्शन में कोई डिफरेंस है क्या, कॉस्ट का डिफरेंस कितना आ रहा है, क्या वो कंट्रोलेबल है या नहीं है। ऐसे सब रेगुलर रिपोर्टिंग जब जाती रहेगी तो पता चलता रहेगा। सिमिलरली हमारी जितनी भी सारी की सारी सपोज ब्रांचेस है या हमारे बहुत सारे सेलिंग स्टोर्स है, तो हर एक में वीकली बेसिस पे या डेली बेसिस पे सेल्स का डेटा कलेक्ट हो रहा है, तो हमें पता चलता रहता है
कि क्या उसमें ग्रोथ आ रही है कि नहीं। जैसे हम कई बार देखते हैं कि कई सारे स्टार्टअप फाउंडर्स कई बार कुछ स्पेशल डेज पे डेटा शेयर करते हैं कि आज तो हमारी कंपनी को इतने लाख ऑर्डर मिले। जब वर्ल्ड कप का फाइनल चल रहा था तो उस टाइम पे तो ये पीक हो गया हमारा ऑर्डर पार्ट। इट इज बेसिकली कि उन्होंने सिस्टम बना रखा है और जिससे कि उनको रेगुलर रिपोर्टिंग मिल रही है। तो कॉस्ट और मैनेजमेंट अकाउंटिंग का कंबाइंड पर्सपेक्टिव देखे तो दो मूलभूत उद्देश्य हो गए। एक, कॉस्ट का डिटेल्ड ब्रेकअप ढूंढ लो ताकि आपको स्कोप ऑफ इंप्रूवमेंट पता चले, और मैनेजमेंट को डिसीजन मेकिंग के लिए जिस तरह की रिपोर्ट्स चाहिए उस तरह की रिपोर्ट्स आप मैनेजमेंट को दीजिए, सो दैट वो बिजनेस को एक्सपेंशन के लिए आप प्रॉपर डिसीजंस ले पाए। और इसीलिए ये तीनों का प्राइमरी कंपैरिजन किया है। फाइनेंशियल अकाउंटिंग जो ऑलरेडी हम लोग एडवांस अकाउंट्स पेपर 1 में पढ़ रहे हैं हमारे इंटर में, तो कॉस्ट और मैनेजमेंट अकाउंटिंग हम लोग पेपर 4 में इस तरीके से पढ़ने वाले हैं। सो आई थिंक द व्हाई इज नाउ क्लियर, because we are studying this subject. Why? To understand the business properly, to understand the cost breakup properly, to understand how a management will take decision based on a lot of variables. और हमारे जो सारे चैप्टर्स है वो एक एक करके उसी पे ही फोकस करते हैं। और अब मैं आपको थोड़ा सा सिलेबस की डिटेलिंग में लेके जाऊंगा, जिसमें मैं आपको हर एक चैप्टर के रखने का ऑब्जेक्टिव क्या है इंस्टीट्यूट का वो बताऊंगा, सो दैट आपको अगेन एक बाउंड्री या अवेयरनेस क्रिएट हो जाएगी कि हम क्या क्या गो थ्रू करने वाले हैं। तो अगर हम थोड़ा आगे बढ़े तो देखिए, ये मैंने एक बहुत सिंपल सा एग्जाम्पल लिया है आपके सामने, जिसमें अगर आप देख पा रहे हैं तो एक बेंच रखी हुई और उस बेंच का कॉस्टिंग अगर हमें निकालना है तो आप बहुत आसानी से, क्योंकि आप जुड़े हुए हैं फाउंडेशन और कॉमर्स स्ट्रीम के साथ, तो आई थिंक आप बता पाएंगे ये चीज कि एक बेंच में सबसे पहले क्या लगेगा। तो बोलोगे सर एक तो वो मोल्डिंग वाले आयरन या अलॉयज लगेंगे और एक ऑफ कोर्स लकड़ा लगेगा। फिर जब मैं पूछूंगा कि और क्या लगेगा तो आप बोलोगे कि सर कोई बंदा चाहिएगा जो इसको फिट करेगा, जो कट करेगा, जो इसको प्रॉपर्ली मोल्ड करेगा और स्क्रू से फिटिंग करेगा। और ऑफ कोर्स सर कुछ और खर्चे भी होंगे जो यहाँ पे दिख नहीं रहे हैं, लेकिन इस बेंच को इस कंडीशन में लाने के लिए लगे होंगे। जी हाँ, ये हमारा प्राइमरी क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट है। कोई भी प्रोडक्ट को अगर हम इसके बेसिस पे फंक्शनली क्लासिफाई करेंगे तो हमारे 3 मेजर तरह के कॉस्ट होते हैं कोई भी प्रोडक्ट में, विच आर मटीरियल, लेबर एंड ओवरहेड्स। अगेन रिपीटिंग, क्या? मटीरियल, लेबर एंड ओवरहेड्स। अब अगर इस बेंच की आप बात करेंगे तो देखिए, जो वुड या पार्टिकल बोर्ड किसी की भी हो सकती है बेंच, सिमिलरली आयरन या अलॉय मटेरियल जो लगा है उसको मैं प्लस स्क्रूज, नट्स, बोल्ट्स जो लगे होंगे, प्लस कुछ कलर जो है वो हुआ होगा, प्लस कुछ पॉलिश जो हुई है वो हुई होगी। मैंने सारी चीजें इंक्लूड नहीं की, लेकिन अगर आप वो देखेंगे तो वो कौन से सेगमेंट में कैटेगराइज होगा? आपके मटेरियल्स में। अब ऑफ कोर्स ये अपने आप हूबहू तो हो नहीं पाएगा और मशीनरी भी इसको कितना भी कर ले प्रिसीशन से, लेकिन कोई तो बंदा चाहिएगा ही जो एटलीस्ट कट करे या माप करे या फीड करे या कुछ ऐसा करे। तो कटिंग, मोल्डिंग, फिक्सिंग के लिए कोई ना कोई बंदा चाहिए होगा, जो को हम लोग लेबर के रूप में कैटेगराइज कर सकते हैं। एंड देन थर्ड पार्ट जो देखें, ओवरहेड्स, जिसको मैं कई बार इजी वे टू रिमेंबर के लिए बोलता हूं ऊपरी खर्चे, ऑल एडिशनल कॉस्ट जो डायरेक्टली नहीं विजिबल है बट जो प्रोडक्ट को फाइनल फॉर्म में लाने के लिए जरूरी होते हैं, उनको हम लोग बोलते हैं ओवरहेड्स, जो इनडायरेक्टली लग रहे हैं, डायरेक्टली नहीं लग रहे हैं। ठीक है, जो 3 लेवल पे लगते हैं, विच आर फैक्ट्री लेवल पे, एडमिनिस्ट्रेटिव और ऑफिस लेवल पे, एंड मार्केटिंग, सेलिंग और डिस्ट्रीब्यूशन लेवल पे। जैसे अगर आप फैक्ट्री में देख पा रहे हैं तो फैक्ट्री रेंट, फैक्ट्री सुपरवाइजर, इंश्योरेंस और ऐसे बहुत सारे इनडायरेक्ट कॉस्ट है। क्योंकि मैं जो बेंच बना रहा हूं उसमें रेंट तो पर बेंच नहीं लग रहा है, मेरा मटेरियल पर बेंच में ढूंढ सकता हूं, मेरा लेबर कॉस्ट भी पर बेंच में ढूंढ सकता हूं, लेकिन फैक्ट्री का रेंट तो मेरा कॉमन लगा है जहां पे बहुत सारी बेंचेस मेरी बन रही होगी। तो मुझे कोई जरिया ढूंढना पड़ेगा जिससे कि मैं उस कॉमन फैक्ट्री कॉस्ट को, उस कॉमन एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट को, उस कॉमन मार्केटिंग कॉस्ट को, अगर मैंने कोई ब्रांड एम्बेसडर रख रखा है, उसको मैं पर यूनिट में कन्वर्ट कर पाऊं। जी हां, ये हमारा प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है
इस सब्जेक्ट को पढ़ने का कि कैसे हम लोग कॉस्ट की ब्रेकिंग करेंगे और उसको एक प्रॉपर फॉर्मेट में बताएंगे। उस फॉर्मेट को हम लोग बोलते हैं कॉस्ट शीट, विच इज बेसिकली अ स्टैंडर्डाइज्ड फॉर्मेट जिसमें आपने डायरेक्ट मटेरियल्स, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, ठीक है, के साथ फिर फैक्ट्री ओवरहेड्स, एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स को एक डिफाइंड फॉर्मेट में बताया है, ताकि सब जन जब इसी तरीके से बनाएंगे तो कंपैरेबिलिटी और कंसिस्टेंसी हो पाएगा। भले ही ये हमारा चैप्टर नंबर 7 है, लेकिन मेरे हिसाब से इसको सबसे पहला चैप्टर की तरह हमें पुट करना चाहिए या पढ़ना चाहिए जब हम अपनी जर्नी शुरू करें, क्योंकि ये हम लोगों को एक अवेयरनेस देता है। ये डिक्शनरी है हमारी सारे नए टर्म्स में। जैसे आप में से कई जनों ने शायद ओवरहेड्स पहले सुन रखा होगा, बट आप में से कई जनों ने शायद ओवरहेड्स पहली बार सुना होगा। तो जो हमारे इनडायरेक्ट खर्चे हैं जो कॉमन लग रहे हैं, बट अगर हमें पर प्रोडक्ट कॉस्टिंग निकालनी है तो उस कॉमन कॉस्ट को हमें पर प्रोडक्ट कॉस्ट में बांटने की कोई प्रक्रिया चाहिएगी। कैसे बांटूंगा? टोटल डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ यूनिट्स करूंगा, या डिवाइडेड बाय कितने आवर्स काम किया वो करके मैं वापस मल्टीप्लाई करूंगा। कैसे ढूंढ पाऊंगा? वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जितना आप इमेजिन करेंगे अलग अलग प्रोडक्ट्स को, ये हमने बेंच का एग्जांपल लिया, आप ऐसे ही कार का एग्जांपल ले सकते हैं, आप ऐसे ही कैमरा का एग्जांपल ले सकते हैं, आप ऐसे ही आपके आजू बाजू ढेरों आर्टिकल्स होंगे, ढेरों मटेरियल्स होंगे, उनका एग्जांपल ले सकते हैं और ये समझने की कोशिश कर सकते हैं। तो जब हम हमारे पूरे के पूरे प्रोडक्ट का ब्रेकअप ऑफ कॉस्ट एक डिफाइंड फॉर्मेट में लिखते हैं, वो बन जाता है हमारा कॉस्ट शीट, जिसमें कौन सा खर्चा किस लेवल पे जाएगा वो अगर हमें पहले से पता हो तो कंपैरेबिलिटी बहुत आसानी से हो पाएगी। ये हमारा फर्स्ट टॉपिक या फर्स्ट चैप्टर है जो हमें करना चाहिए। वैसे ये हमारा चैप्टर नंबर 7 है, 2 मॉड्यूल है इसमें, ठीक है, मॉड्यूल नंबर 1 और मॉड्यूल नंबर 2, ठीक है, जिसमें हम लोग अगर देखें तो ये बेसिकली हमारा गवर्न करता है कॉस्ट शीट। चैप्टर नंबर 6 है जिसमें हम लोगों को ये पता चलेगा कि कैसे हम लोग कोई प्रोडक्ट का बेसिक बाइफरकेशन करते हैं। आप जैसा कि मैंने कहा कि सपोज आपके सामने अभी टेलीविजन है, लैपटॉप है, तो उसमें भी अगर आप देख पा रहे हैं तो कुछ तो डायरेक्ट मटेरियल्स लगे हैं जो आपके सामने विजिबल है। ऑफ कोर्स उसमें रिसर्च एंड डेवलपमेंट का बहुत सारा खर्चा होगा क्योंकि वो टेक्नोलॉजी ओरिएंटेड प्रोडक्ट है। तो उसको कहां पे हम रिप्रेजेंट करेंगे, कैसे रिसर्च के कॉमन खर्चे को हम पर प्रोडक्ट अलोकेट करेंगे, ये सब सवाल आपके दिमाग में आ रहे होंगे। ये सब्जेक्ट हमें उन सारे सवालों का सॉल्यूशन देता है, किस तरीके से बाइफरकेट करना है वो देखते हैं। तो हम अभी यही पढ़ रहे हैं कि व्हाई वी आर लर्निंग this cost accounting so that the product breakup and costing is very very clear for all the products। लेकिन सिर्फ प्रोडक्ट्स हैं ऐसा तो जरूरी नहीं है। इनफैक्ट हम जब देखते भी हैं तो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के साथ एक और सेक्टर आता है विच इज सर्विस सेक्टर, और उसकी भी प्रोडक्ट भले नहीं है वहां पे, लेकिन उसकी भी कॉस्टिंग हम लोगों को प्रॉपर पता होनी चाहिए। तो वो जो सर्विसेज है उनकी कॉस्टिंग कैसे निकाली जाती है वो भी ये चैप्टर, ये सब्जेक्ट जो है वो आपको डिटेल में बताता है। एक और पर्सपेक्टिव लाते हैं इस सब्जेक्ट को समझने के लिए, विच इज बेसिकली कुछ स्क्रीन पे आपको इमेजेस दिख रही है। जो पहली इमेज है वो अगर आप देख पा रहे हैं तो ये हमने शायद 7वीं 8वीं 9वीं कक्षा में अलग अलग लोगों ने अलग अलग टाइम पे फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन पढ़ा था, जहां पे हम कुछ कॉमन क्रूड ऑयल डाल रहे हैं और अलग अलग लेवल पे अगर आप देखोगे तो अलग अलग तरह के जो है वो लिक्विड्स जो अलग अलग नीड्स फुलफिल करते हैं वो निकल रहा है। उसके बाजू की अगर आप जो इमेज जो है वो देखेंगे तो बेसिकली उसमें हम देख रहे हैं कि एक डिजाइन है ड्राइंग की और बहुत सारी कलर शीट्स है और कुछ पेंसिल्स, और बेसिकली ऐसा लग रहा है कि ये कोई आर्किटेक्ट या इंटीरियर डिजाइनिंग की बात हो रही है। और उसके बाजू में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे लिखा हुआ ही है इवेंट मैनेजमेंट। ये मैंने कुछ ऐसी चीजें ली है जो शायद आपने पढ़ी है, सुनी है, देखी है, ऑब्जर्व की है। जितने अच्छे से ऑब्जर्व करेंगे उतना बढ़िया ये सब्जेक्ट आपको कनेक्ट हो पाएगा। तो इन सब की भी कॉस्टिंग के बारे में कोई ना कोई प्रक्रिया तो होती ही है। अगर मैं थोड़ा इंडस्ट्री फॉर्म में जाऊं तो बहुत सारी अलग अलग तरह की इंडस्ट्रीज होती होगी और उन इंडस्ट्रीज में
अलग अलग पर्सपेक्टिव होता होगा। जैसे कि आप पहले देख पाए तो स्कूल बस हो गया, होटल्स हो गया, हॉस्पिटल्स हो गया, टोल टैक्स हो गया, ये सब जो है ना वो मेजरली कोई प्रोडक्ट नहीं है, सर्विसेज है। और जिस तरीके से प्रोडक्ट की कॉस्टिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको नहीं लगता सर्विसेज की कॉस्टिंग भी इतनी इंपॉर्टेंट है? इंडिया इज ग्रोइंग लाइक एनीथिंग, और बहुत सारी टीयर 1 के साथ टीयर 2 सिटीज में भी हम देख रहे हैं मेट्रो रेल प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं। तो आप डेफिनेटली गवर्नमेंट पहले एक वर्क करती होगी कि एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन का अगर मेरे को टिकट का प्राइस रखना है तो कितना रखना है, और अगर मैं इतना रखूंगा और इतने कम्यूटर्स होंगे तो कितने सालों में जो कॉस्ट है उसकी कितनी भरपाई हो पाएगी। जब वो हम लोग एक कॉस्ट शीट के रूप में या कॉस्ट के ब्रेकअप के रूप में रखेंगे तो हमें डिटेल में पता चलेगा। तो ऐसा एक हम चैप्टर पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है सर्विस कॉस्टिंग, जिसमें हम लोग जितनी भी सर्विसेज होती है जैसे स्कूल बस सर्विस, ट्रांसपोर्टेशन सर्विस, पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन सर्विस, होटल इंडस्ट्री, हॉस्पिटल या मेडिकल इंडस्ट्री, लाइब्रेरीज, स्कूल्स, टोल टैक्स, आईटी इंडस्ट्री, इंश्योरेंस कंपनीज, दीज आर ऑल सर्विस ओरिएंटेड नेचर। तो एक्साइटमेंट नहीं हो रहा तो बिल्कुल होना चाहिए, बिकॉज इन सभी इंडस्ट्रीज की जब आप कॉस्टिंग पढ़ेंगे तो आपको इनके खर्चों के बारे में पता चलेगा, और खर्चों के बारे में पता चलेगा तो आप इनके बारे में और अवेयर होंगे, और जब और अवेयर होंगे तो आपको डेफिनेटली अगर भविष्य में इनको कभी कंसल्ट करने की बारी आई तो आपको एक बिजनेस मॉडल या पर्सपेक्टिव पता चलेगा। हमारा एक चैप्टर है सर्विस कॉस्टिंग जो हम लोगों को इसके बारे में अवेयरनेस देता है। मैं अभी ऑर्डर में नहीं जाके आपको पर्सपेक्टिव वाइज बताने की कोशिश कर रहा हूं, फिर हम लास्ट में एक बार ऑर्डर में जरूर देखेंगे कि कैसे बेसिस रह रहा है। इसके बाद कई सारी ऐसी इंडस्ट्रीज होती है जहां पे जो मेरा है वो मेरा है, जो किसी और का है वो किसी और का है। सर ये तो हर एक में ही होता है, लेकिन देयर आर सर्टेन इंडस्ट्रीज जहां पे प्रोडक्ट यूनिफॉर्म होता है। जैसे कि मैं कार खरीदूं कोई एक कंपनी से और कोई और बंदा भी कार खरीदे उसी कंपनी से, हमारा नेचर और प्रोडक्ट अगर सिमिलर है तो उसकी प्राइसिंग सेम ही होगी। लेकिन कुछ ऐसी इंडस्ट्रीज है, जैसे मैं सर्विस कराने गया गाड़ी की, अब उस केस में 4 व्हीलर या 2 व्हीलर में मेरे व्हीकल में कुछ और प्रॉब्लम है, किसी और में और प्रॉब्लम है, तो डिपेंडिंग ऑन द जॉब कॉस्टिंग निकाली जाएगी और बिल बनेगा। सिमिलरली अगर हम इवेंट मैनेजमेंट की बात करें तो इवेंट मैनेजमेंट में भी कोई और बहुत सारा डेकोर रख रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है शायद इसकी आवश्यकता ही नहीं है, तो उसका बिलिंग और मेरा बिलिंग अलग अलग होगा। तो कई जगह आपका यूनिफॉर्म कॉस्टिंग लागू हो रहा है, और कई जगह आपका जॉब कॉस्टिंग लागू हो रहा है, और कई जगह एक साथ बहुत सारी चीजें मैन्युफैक्चर होती है, क्योंकि उनको इंडिविजुअली ढूंढना बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। जैसे मैंने लिख रखा है नट्स बोल्ट स्क्रूज, अब ये बंच में ही बनेंगे, 1000, 5000, 10,000, एक कोई नहीं बनाएगा ना ही नॉर्मली कोई एक खरीदता है, क्योंकि जब उसकी खरीदी होती है तो भी 10, 15, 20, 25, 30, 50, 100 हम ऐसे ही खरीदते हैं। तो इनके लिए हमारा लागू होता है बैच कॉस्टिंग, मतलब जो प्रोडक्ट्स बैचेस में बनते हैं उनकी कॉस्टिंग कैसे निकालेंगे वो हम सीखेंगे। यहां पे हमारा लागू होता है जॉब कॉस्टिंग, क्योंकि हर जॉब यहां पे यूनिक होता है, और कैसा जॉब होगा उसके बेसिस पे हमारी बिलिंग होगी और फाइनल सेलिंग प्राइस निकलेगी उसके बेसिस पे। और कई बार कोई एक प्रोडक्ट मल्टीपल प्रोसेसेस से जाता है, उसके बाद फाइनल आउटपुट आता है, या फिर वो सिंगल इनपुट से मल्टीपल आउटपुट निकलते हैं, और या फिर हम लोग उसको बेच भी सकते हैं या फर्दर प्रोसेस भी कर सकते हैं। तो इसके रिलेटेड हम लोग 2 चैप्टर पढ़ने वाले हैं, विच इज प्रोसेस कॉस्टिंग, जो हमें बताता है कि अगर मल्टीपल प्रोसेसेस है तो आज तक बचपन में हमने बार बार 3 तरह के क्लोजिंग स्टॉक देखे हैं, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स एंड क्लोजिंग स्टॉक ऑफ WIP। अब रॉ मटेरियल फिनिश गुड की गिनती फिर भी आसान होती है, WIP थोड़ा टेक्निकल हो गया, वर्क इन प्रोसेस, क्योंकि कितना कंप्लीट हुआ ये ढूंढना चाहिए ना, तो उसको कैसे ढूंढते हैं। और जब एक कॉमन इनपुट से मल्टीपल प्रोडक्ट्स बाहर आ रहे हैं तो उसको हम बोलते हैं जॉइंट प्रोडक्ट बाय प्रोडक्ट, वो कैसे ढूंढा जाता है, ये हमारे 2 और चैप्टर है। तो यहां पे अगर आप देख पाए तो मैंने आपको अलग अलग इंडस्ट्रीज के पर्सपेक्टिव से थोड़ा बताने की कोशिश की कि अलग अलग इंडस्ट्रीज में अलग अलग जरिए निकलते हैं। जैसे इवेंट मैनेजर आप जो अपना क्राइटेरिया देंगे उसके हिसाब से आपको एक शीट बना के देगा,
इंटीरियर डिजाइनर आर्किटेक्ट भी आपकी क्या रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से शीट बना के देगा। लेकिन अगर आप गाड़ी खरीद रहे हो जो कि एक यूनिफॉर्म प्रोडक्ट है तो उसकी कॉमन कॉस्टिंग हो जाएगी। और अगर आप सर्विसेज की बात कर रहे हो तो उनमें प्रोडक्ट है नहीं, मतलब मटेरियल तो लग ही नहीं रहा, तो उनकी किस तरीके से कॉस्टिंग निकलती है। और कई सारे ऐसे प्रोडक्ट है जहां पे हमारा इनपुट कॉमन है, मल्टीपल आउटपुट्स है, तो जो कॉमन इनपुट है उसको सारे प्रोडक्ट में कैसे बांटे, इक्वली बांटे या कोई और प्रोपोर्शन हो, वो हो तो क्या हो, वो हमें बताता है जॉइंट प्रोडक्ट बाय प्रोडक्ट। और क्लोजिंग स्टॉक में वर्क इन प्रोग्रेस या वर्क इन प्रोसेस जो है उसकी वैल्यू किस तरीके से निकाली जा सकती है, वो हमें बताता है हमारा प्रोसेस कॉस्टिंग। तो ये मैंने कुछ ऐसे चैप्टर्स की बात की जो हमारे इंडस्ट्री स्पेसिफिक है। इंडस्ट्री स्पेसिफिक मतलब कुछ थोड़े सर्विसेज के बारे में बात कर रहे हैं, कुछ थोड़े यूनिफॉर्म या पर्टिकुलर यूनिट्स के बारे में बात कर रहे हैं, कुछ थोड़े बैचेस के बारे में बात कर रहे हैं, कुछ मल्टीपल प्रोसेसेस की बात कर रहे हैं। और क्योंकि हर प्रोडक्ट अपने तरीके से या हर सर्विस अपने तरीके से यूनिक होता है तो सब में हम एक सिमिलर कॉस्टिंग मेथड तो नहीं लगा सकते। तो इसके रिलेटेड ये हमने 4 से 5 चैप्टर की कहानी देखी जहां पे हम अलग अलग इंडस्ट्रीज के बारे में समझ पा रहे हैं। क्योंकि आप इन इंडस्ट्रीज की केस स्टडीज पढ़ेंगे तो आपको अगर अच्छे से ऑब्जर्व करोगे तो अवेयरनेस आएगी अबाउट what are the ingredients that are being used, what is the component of material, what is the component of labor and what is the component of overheads। और उससे आपको और अच्छे से ब्रेकअप पता चलेगा जो आपको अगेन आपके क्लाइंट्स को डिसीजन मेकिंग दिलवाने में, सलाह देने में मदद करेगा। थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। और अब देखो कोई भी बिजनेस में ये एक अलग पर्सपेक्टिव से मैं आपको कुछ चीजें समझाना चाह रहा हूं कि कोई भी बिजनेस में अगर हमें सक्सेसफुल होना है तो हम लोगों को प्रॉपर प्लानिंग करनी है, प्रॉपर एग्जीक्यूशन करना है, प्रॉपर रिव्यू करना है, और उसके बाद उस रिव्यू के बेसिस पे अगर हमें कुछ खामियां नजर आई है तो उसके बेसिस पे हमें डिसीजन मेकिंग भी लेनी है। कुछ चैप्टर्स हम इस पर्सपेक्टिव से समझने की कोशिश करते हैं कि वो क्या बता रहे हैं। जैसे हमने उसके ऊपर अभी समझा के अलग अलग इंडस्ट्रीज में अलग अलग जरिए होते हैं, उसके ऊपर हमने देखा कि एक स्टैंडर्डाइज फॉर्मेट होता है। सिमिलरली हमारे बिजनेस में हम थोड़ा प्लान करते हैं तो प्लानिंग में हम लोग क्या रखते हैं, नॉर्मली टारगेट्स रखते हैं कि इस बार तो हमारा इतना माल बिक जाना चाहिए, हम इतनी यूनिट्स एक्सपेक्ट कर रहे हैं बेचने के लिए। तो जब नंबर ऑफ यूनिट्स बेचने के लिए एक्सपेक्ट करेंगे तो हम लोगों को उसके लिए थोड़ी रिसर्च करनी पड़ेगी, और रिसर्च करके हम शायद बनाएंगे एक सेल्स बजट। और सेल्स बजट में हम लोग जब ये देखते हैं कि हमारे पास ऑलरेडी इन्वेंट्री कितनी पड़ी है तो उसके बेसिस पे हमारा बन जाएगा प्रोडक्शन या मैन्युफैक्चरिंग बजट। और उस इन्वेंट्री के बेसिस पे जब हमने ये देखा कि ओपनिंग स्टॉक कितना पड़ा है ऑलरेडी, क्लोजिंग कितना रखना है, तो इतना मैन्युफैक्चर करना है। फॉर एग्जांपल 1 लाख यूनिट्स बेचेंगे पर 20,000 तो ऑलरेडी पड़ी है, तो 80,000 ही शायद नहीं बनानी है, लेकिन 10,000 क्लोजिंग स्टॉक और भी रखना है तो 90,000 बनाएंगे। अब 90,000 बनाने के लिए हम लोगों को भांति भांति के लेबर चाहिए, शायद लेबर ऑफ कैटेगरी 1, लेबर ऑफ कैटेगरी 2, तो वो हो जाएगा हमारा लेबर बजट। ऑल्सो हम लोगों को कई बार मटेरियल खरीदने पड़ते हैं तो ऑफ कोर्स हमारा आ जाएगा परचेज बजट। एंड ऐसे बहुत सारे बजट की प्लानिंग हम लोगों को बताता है हमारा चैप्टर नेम्ड एज बजटरी कंट्रोल, जो थोड़ा प्लानिंग में हेल्प करता है कि हमें कहां पहुंचना है। और प्लानिंग के बाद आती है एग्जीक्यूशन की बारी, जिसमें हम लोगों को कोई टेक्निक्स दी जाती है। जैसे कि अगर मटेरियल खरीदने हैं तो क्या हम लोग सारे मटेरियल एक साथ ही खरीद लेते हैं? नहीं भैया नहीं, क्योंकि अगर सारे एक साथ खरीदेंगे तो या तो कुछ खराब हो जाएंगे और नहीं तो हमें स्टोर करने के लिए ढेर सारा स्टोरेज चाहिएगा। जैसे कि अगर आप एक साथ पूरे साल भर का मटेरियल मंगवा रहे हो तो आपको बहुत सारी स्पेस चाहिएगी, तो उसके कारण आपका थोड़ा कॉस्टिंग बिगड़ सकता है क्योंकि आपका स्टोरेज कॉस्ट बढ़ जाएगा। अच्छा, आप दवाई लेने गए और एक शॉप पे आप एक बार दवाई लेने गए, तब आपको वो दवाई वहां नहीं मिली, उसने बोला मैं मंगवा के रखूंगा, लेकिन आप उसको आज शाम को या कल सुबह ले लेना। अब हम थोड़े बीमार है तो ठीक है,
बट सपोज हमें बहुत ज्यादा बुखार है, सपोज हम लोगों को यहां गड़बड़ हो रखी है, तब हम शाम तक का वेट करें, ऐसी पॉसिबिलिटी नहीं है। तो कई जन ऐसा करते हैं कि एक साथ सारी यूनिट्स मंगा लेते हैं, और कई जन ऐसा करते हैं कि जब कोई डिमांड आएगी तभी मंगवाते हैं। तो दोनों ही सही है ऐसा जरूरी नहीं है, दोनों ही गलत है ऐसा भी जरूरी नहीं है। तो जब हम मटेरियल का ऑर्डर कर रहे हैं तो क्या ऐसी टेक्निक्स है जिससे कि हम हमारा ऑर्डरिंग कॉस्ट और हम हमारा कैरिंग कॉस्ट, मतलब स्टोर करने का खर्चा है, उन दोनों को मिनिमाइज करके प्रॉफिट को मैक्सिमाइज कर सकते हैं। ये हमें एक चैप्टर बता रहा है, मटेरियल कॉस्टिंग। जैसे कि आप सब जब मेट्रो में या लोकल ट्रेन्स में हिंदी वाला सफर और इंग्लिश वाला सफर कर रहे होते हैं, तो हमने देखा है कि जब कोई नेक्स्ट स्टेशन आने वाला है, उसके 2 मिनट पहले, 1.5 मिनट पहले, 1 मिनट पहले वो दीदी बोल देती है अगला स्टेशन ये है, ताकि हम अपनी सीट से उठ के वहां तक पहुंच पाए। सिमिलरली जब हमारे मटेरियल खत्म होने वाले होंगे तो खत्म होंगे, उसके बाद हम नहीं बोलेंगे ओ तेरी मटेरियल खत्म हो गए, अब हमारा प्रोडक्शन पूरा रुक गया। जब हम लोगों का मटेरियल एक रीजनेबल लेवल पे आएगा तभी हम फोन करके मंगा लेंगे, क्योंकि जब तक वो आएगा तब तक हमारा एग्जिस्टिंग मटेरियल कम हो जाएगा। ऐसे कितने सारे इंपॉर्टेंट डिसीजन बिजनेस को लेने होते हैं और उसके लिए सिस्टम बनाने की बारी आती है। तो वो सिस्टम्स का मटेरियल से रिलेटेड जो भी रेलेवेंट पार्ट है वो हम सीखेंगे एक और चैप्टर में, जिसका नाम है मटेरियल कॉस्टिंग, जहां पे हम टाइमली ऑर्डर करेंगे, कितना ऑर्डर करेंगे, कैसे ऑर्डर करेंगे, कब ऑर्डर करेंगे, उनको स्टोर कैसे करेंगे ताकि मटेरियल एक साथ बहुत ज्यादा भी ना आ जाए, ताकि स्टोरेज कॉस्ट कम हो, और बार बार ऑर्डर करने पे मंगाने का खर्चा लगेगा तो वो भी कम हो। तो कितना ऑर्डर करेंगे, ऐसी कई सारी टेक्निक्स है मैनेजमेंट अकाउंटिंग की जो हम एक चैप्टर में देखेंगे, मटेरियल। और जिस तरीके से मटेरियल के बारे में मटेरियल कॉस्टिंग चैप्टर बात करता है, उसी तरीके से लेबर को मैनेज करने में और लेबर कॉस्ट को ब्रेकअप करने में, डिटरमाइन करने में भी बहुत सारा टेक्निक्स और तरीके यूज हो सकते हैं, जिसका नाम है लेबर कॉस्टिंग। और एक और जो थर्ड कंपोनेंट हमने देखा था, ओवरहेड्स। अब ओवरहेड्स है ना, बहुत ही क्रिटिकल चीज है, क्योंकि वो कॉमन खर्चे ये बड़े बड़े लग रहे हैं। जैसे आपने कोई ब्रांड एम्बेसडर अपने ब्रांड के लिए रखा, तो वो ब्रांड एम्बेसडर ने आपसे बहुत हेफ्टी फीस ली, अब उसको हम नंबर ऑफ यूनिट से कैसे डिवाइड करें, क्योंकि हमें नंबर ऑफ यूनिट्स शायद जो बजट वाला चैप्टर है उससे काम लगेगी, लेकिन क्या सीधा डिवाइड करना कई बार हमें सही आंसर देगा? मे बी यस, बट व्हाट इफ हम लोग मल्टीपल प्रोडक्ट्स बना रहे हैं। अब फैक्ट्री एक ही है, बट उस आईटीसी के फैक्ट्री में, वैसे आईटीसी तो बहुत सारी चीजें परचेज करता है, बट अगर सपोज वो खुद बना रहा है, मैन्युफैक्चर कर रहा है, तो वहां पे तेल भी बन रहा है, साबुन भी बन रही है, ब्यूटी क्रीम भी बन रहे हैं, और लोशंस भी बन रहे हैं, और शैम्पूज भी बन रहे हैं, तो कॉमन रेंट लग रहा है और बहुत सारे प्रोडक्ट्स बन रहे हैं। तो उस ओवरहेड्स को हम क्या सीधा नंबर ऑफ यूनिट से डिवाइड करें, या कोई और जरिया भी है? वो हमें सिखाएगा हमारे 2 चैप्टर, ओवरहेड्स एंड एबीसी, दैट इज एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग। बिकॉज ये दो हमें ये बताएगा कि जो हमारे ऊपरी खर्चे हैं, जो हमारे कॉमन कॉस्ट है, उनको हम प्रोडक्ट पे कैसे बांटे, और इसके लिए क्या क्या तरीके यूज हो सकते हैं। तो ये जो ओवरहेड है, ये थोड़ा ट्रेडिशनल तरीका है, जहां पे हम लोग कोई सिंगल एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग मेथड फॉलो करते हैं। आप जब चैप्टर्स की हेडिंग भी देखोगे तो आपको ये लगेगा। और ये जो एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग है, ये थोड़ा मॉडर्न तरीका है, क्योंकि अब हमारे पास सिस्टम्स अवेलेबल होते हैं, तो हर चीज का डेटा, चाहे वो वेट कितना उठाया या कितने दिनों तक रॉ मटेरियल हमारे पास रहा, वो हमें पता चलेगा। तो हम और साइंटिफिकली हमारे कॉमन खर्चों को हमारे प्रोडक्ट पे बांट सकते हैं। तो ओवरहेड्स और एबीसी हमें ये बताता है। तो एग्जीक्यूशन लेवल पे ये कुछ 4 चैप्टर की बात की मैंने, कि मटेरियल को कब ऑर्डर करना है, कितना ऑर्डर करना है, कैसे ऑर्डर करना है, और आपका वो प्रॉपर आ जाए ताकि स्टॉक आउट भी ना हो, ये हमें मटेरियल चैप्टर बताता है। लेबर को किस तरीके से मैनेज करना है, क्या हमें उसे टाइम बेसिस पे पैसा देना है या पीस बेसिस पे देना है, या कॉमन फिक्स्ड खर्चा हम लोगों को बांट देना है, कौन सा बेटर रहेगा हमारे केस में डिपेंडिंग ऑन द प्रोडक्ट, वो हमें बताता है लेबर चैप्टर। और जो कॉमन खर्चे हैं उनको किस तरीके से मैं मेरे मेन प्रोडक्ट पे बांटूं, ठीक है, वो हमें बताते हैं 2 और चैप्टर, ओवरहेड और एबीसी। ये हमारा हो गया एग्जीक्यूशन की बारी।
अब आती है बारी कि हमने प्लान कर लिया, हमने एग्जीक्यूट भी कर लिया, अब जब साल खत्म होने आया तो रिव्यू की बारी आई, जहां पे हम लोग क्या करेंगे, हमारे बजटेड परफॉर्मेंस और एक्चुअल परफॉर्मेंस को कंपेयर करेंगे। फिर से बोल रहा हूं, क्या, हमारे बजटेड परफॉर्मेंस और हमारे एक्चुअल परफॉर्मेंस को कंपेयर करेंगे। और ये कंपैरिजन में अगर हमें अच्छी चीजें दिखी तो वो हमारे लिए हो गया फेवरेबल वैरिएंस, और अगर हमें खराब दिखा तो वो हमारे लिए हो गया एडवर्स वैरिएंस। ये हम देखने वाले हैं इन अ टॉपिक कॉल्ड स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। बड़ा ही प्यारा सा पार्ट है और ये हमें ये रिव्यू करता है। जैसे कई बार हम देखते हैं ना कि रिव्यू मीटिंग होती है बहुत बार, तो प्रोडक्शन मैनेजर ने जो है वो मटेरियल ज्यादा यूज किए कि कम यूज किए, ज्यादा यूज कर लिए जितना हमने सोचा था उससे, तो क्यों ज्यादा यूज किए, क्या मशीन खराब थी या वो थोड़ा सा लेथार्जिक था, आराम से बैठा था और इसके कारण शायद बहुत वेस्टेज हो गया। वो रिव्यू बहुत जरूरी है, बिकॉज हम कई जगह खुद नहीं पहुंच सकते, पर हमारे सिस्टम्स और रिपोर्टिंग प्रॉपर होगी तो हम लोगों को डिसीजन मेकिंग बहुत इजी हो जाएगी। सिमिलरली हमको एक प्रोडक्ट बनाने में कंबाइंडली 100 आदमियों के 50 घंटे मतलब 5000 घंटे लगने चाहिए थे, अब एक्चुअली में 6500 घंटे लगे, तो मे बी हम लेबर मैनेजर को बुलाएंगे, बताओ 1500 घंटे क्यों एक्स्ट्रा लगे, और वो जब बताएगा सर इतने तो अनकंट्रोलेबल थे, हमारे हाथ में ही नहीं थे, पावर नहीं था, इतने टाइम पे मशीन खराब हो गई थी, हाँ ये 500 घंटे जो है ये हमारी जो लेथार्जिसिटी है उसके कारण वेस्ट हुए थे। तो जब हम इस तरह के रिव्यू करेंगे तो हमें अगले साल के डिसीजंस लेने के लिए बहुत मदद करेंगे। तो हम लोग मटेरियल के, लेबर के और ओवरहेड के जो हमारे मेजर कंपोनेंट्स है कॉस्ट के, उनके वैरिएंसेस निकालते हैं। मतलब हमारा जो बजटेड परफॉर्मेंस है और जो एक्चुअल परफॉर्मेंस है उसमें अगर डिफरेंस है, वो डिफरेंस क्यों है, पॉजिटिव है या नेगेटिव है, तो अच्छा काम किया तो शाबाशी देनी चाहिए और खराब काम किया तो हम लोगों को डेफिनेटली रेप्रीमैंड करने की बारी आएगी, और रेप्रीमैंड के बाद भी नहीं हो तो ऑफ कोर्स हमें थोड़े टफ एक्शंस और कॉल लेने पड़ेंगे। ये सब मैनेजमेंट के लिए बहुत जरूरी है। तो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग आपको ये रिव्यू के बारे में बताता है, जहां पे हमने जो बजट बनाया और जो हमारा एक्चुअल हुआ उसका प्रॉपर कंपैरिजन हो पाए और उस कंपैरिजन से हम वर्क कर पाए। ऑफ कोर्स इन सभी चैप्टर का डिटेल पार्ट हम जब वो चैप्टर में जाएंगे तब देखेंगे, बट मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको एक अवेयरनेस होनी चाहिए अबाउट एक पूरे बिजनेस में किस चीजें वर्क करते हैं। आप अपने आजू बाजू जो इतने सारे प्रोडक्ट्स और सर्विसेज देखते हैं उनमें बैक एंड में ये सब चीजें भी चल रही होती है, और शायद आपको एक्साइटेड फील हो रहा होगा दैट आप खुद अब कई सारे केस स्टडीज के रूप में इसका हिस्सा बनने वाले। अब हमने प्लानिंग भी कर ली, एग्जीक्यूशन भी कर लिया, ठीक है, और अब जब रिव्यू किया तो हमें वैरिएंसेस पता चल गए कि वो वैरिएंसेस फेवरेबल थे या एडवर्स थे। शायद उस डेटा के बेस पे हमें कुछ डिसीजंस लेने की बारी आए, जैसे कि कोई प्रोडक्ट को कंटिन्यू करना है या नहीं करना है, हमें प्रोडक्ट इन हाउस बनाना है या फिर हमें बाहर से मैन्युफैक्चर करवाना है, आउटसाइड मैन्युफैक्चरिंग, या फिर हम ए बी सी डी ई 5 प्रोडक्ट्स बना रहे थे लेकिन हमारे पास जो मशीन है उसके इतने ही आर्स है कि हम शायद इनमें से कोई 3 या 4 ही बना पाएंगे, तो कौन सा कंटिन्यू करे कौन सा नहीं करे, और अगर 5 करने हैं तो उनका क्या आइडियल मिक्स होना चाहिए जिससे कि हमारा प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन हो जाए। इसके बारे में हम लोग एक चैप्टर पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है मार्जिनल कॉस्टिंग। इनफैक्ट मेरे हिसाब से इस चैप्टर का नाम होना चाहिए मार्जिनल कॉस्टिंग एंड डिसीजन मेकिंग। सीए फाइनल में डिसीजन मेकिंग के ऊपर बहुत प्यारी प्यारी केस स्टडीज है जिसका आप इंट्रोडक्टरी वर्जन इधर देखने वाले हैं कि जब मैनेजमेंट को ऐसे डिसीजन लेने हैं क्या क्या मिक्स रखें। मशीन एक है, मल्टीपल प्रोडक्ट्स है, कौन सा बनाए कौन सा ना बनाए। कई बार घर पे बनाने की जगह मतलब इन हाउस बनाने की जगह बाहर से खरीदना शायद ज्यादा सस्ता पड़ जाए। तो ये सब डिसीजन मेकिंग लेके वक्त हम लोगों को क्या पहलू मद्देनजर रखने चाहिए वो हम लोगों को बताता है हमारा चैप्टर कॉल्ड एज मार्जिनल कॉस्टिंग, विच विल हेल्प अस नॉट जस्ट इन दिस बट इसके साथ एक और छोटी सी चीज अटैच हो जाती है, सीवीपी एनालिसिस। ये आपने एट 11th 12th एंड फाउंडेशन लेवल किया हुआ है, जहां पे हम लोग ब्रेक इवन पॉइंट कैसे निकालते हैं,
वेरिएबल कॉस्ट का क्या रेशियो होता है, फिक्स्ड कॉस्ट क्या होता है, कंट्रीब्यूशन क्या होता है, प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो क्या होता है जो कंट्रीब्यूशन को सिग्निफाई करता है, वो बताते हैं। मतलब कुछ इनपुट्स हम देखेंगे जो हमें डिसीजन मेकिंग लेने में मदद करें। अगर मैं फिर से एक बार पर्सपेक्टिव की बात करूं तो बहुत अलग अलग पर्सपेक्टिव मैं ट्राई किया लेके आने की। एक तो कोई भी प्रोडक्ट का ब्रेकअप होना चाहिए, वो हमें बताता है कॉस्ट शीट। बहुत सारी अलग अलग तरह की इंडस्ट्रीज होती है जहां पे कई बार कॉमन यूनिट्स होती है, यूनिट कॉस्टिंग लगा सकते हैं। एक साथ बहुत सारी यूनिट्स मैन्युफैक्चर हो रही होती है तो बैच वाइज अलग अलग कॉस्टिंग निकाल सकते हैं। सिमिलरली अगर हम लोग सर्विस इंडस्ट्री की बात करें तो उसका किस तरीके से कॉस्टिंग निकालना है वो सर्विस कॉस्टिंग के थ्रू हम लोग पता लगा सकते हैं। कॉमन इनपुट मल्टीपल आउटपुट निकल रहे हैं, उसके लिए हम जॉइंट प्रोडक्ट बाय प्रोडक्ट और हमारे वर्क इन प्रोसेस को, वर्क इन प्रोग्रेस को, इन्वेंट्री को किस तरीके से वैल्यू करना है, क्योंकि एक प्रोसेस आगे जाएगा, फिर आगे जाएगा, फिर आगे जाएगा, फिर प्रोडक्ट बनेगा, तो उसकी वैल्यू किस तरीके से होती है। क्लोजिंग स्टॉक और WIP को हमें बताता है प्रोसेस कॉस्टिंग। सिमिलरली अगर यहाँ पे आप 4 इंपॉर्टेंट शब्द देखें तो प्लानिंग, एग्जीक्यूशन, रिव्यू और डिसीजन, इसके ऊपर हमने कुछ पर्सपेक्टिव देखे कि प्लानिंग करने के लिए बजटिंग बहुत जरूरी है, जहां पे भांति भांति के बजट्स आते हैं, चाहे वो सेल्स बजट हुआ, प्रोडक्शन बजट हुआ, लेबर बजट हुआ, परचेज बजट हुआ, और भी बहुत सारे बजट है जो हम सीखेंगे बजटिंग चैप्टर में। और ये जब हम एग्जीक्यूट कर रहे होते हैं तो छोटी छोटी टेक्निक कई बार हमें हमारा ढेर सारा फायदा करा सकती है। जैसे एक साथ मटेरियल ऑर्डर नहीं करके थोड़ा थोड़ा करो, बट बहुत कम भी नहीं करो, क्योंकि आपका जो कैरिंग कॉस्ट के साथ साथ जो आपका ऑर्डरिंग कॉस्ट है, ऑर्डर करने का, लेके आने का खर्चा, वो बहुत बढ़ जाएगा। लेबर को हम फिक्स पेमेंट दे या पीस वाइज दे या हम लोग आर वाइज दे या बोनस किस तरीके से दे, ये लेबर बताता है। और जो हमारे कॉमन खर्चे हैं उसको किस तरीके से प्रोडक्ट पे बांटना है वो हमें ABC और ओवरहेड्स बताते हैं। इन सभी का रिव्यू भी होना बहुत ज्यादा जरूरी है, और उस रिव्यू को कौन हम लोगों को अच्छा बताता है वो या अच्छे से बाइफरकेट करता है, क्योंकि हर बिजनेस में, हर ऑर्गेनाइजेशन में जो ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में काम कर रही है, एक सारे एम्प्लॉयज का रिव्यू होता है, चाहे वो लेबर मैनेजर हो, चाहे वो प्रोडक्शन मैनेजर हो, चाहे वो परचेज मैनेजर हो, चाहे वो और कोई ओवरऑल फैक्ट्री सुपरवाइजर हो। उसको जब हम बजट और एक्चुअल को कंपेयर करेंगे तो हमें कुछ पता चलेगा, या तो उसने फेवरेबल मतलब कुछ पैसा बचा के दिया होगा, या एडवर्स मतलब कुछ नुकसान कराया होगा। उसको हम लोग जब देखते हैं तो वो हमको बताता है स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। और इन सब रिव्यू के बाद हम लोगों को कई बार कुछ इनपुट्स मिलते हैं डिसीजन मेकिंग के लिए, और वो डिसीजन मेकिंग किस तरीके से ले, प्रोडक्ट के साथ कंटिन्यू करे या नहीं करे, या फिर हम लोगों का प्रोडक्ट मिक्स क्या होना चाहिए, वो हम लोगों को बताता है हमारा एक और पार्ट जिसका नाम है CVP एनालिसिस और डिसीजन मेकिंग, जिस चैप्टर को हम बोलेंगे मार्जिनल कॉस्टिंग। अगर हम एक बार इस पूरे को ऑफिशियली इंस्टीट्यूट कैसे प्रेजेंट करती है उस फॉर्म में समझे तो ये हमारे जो है वो चैप्टर की कंटेंट टेबल हो गई। जी हाँ, this is our content table where we primarily are going to learn about these many areas. Introduction to cost and management accounting हमने थोड़ा थोड़ा अभी कर लिया, ऐसा समझो, क्योंकि ये चैप्टर हमें इन सब चैप्टर की थोड़ी थोड़ी डिक्शनरी देता है। टाइप्स ऑफ कॉस्टिंग क्या होता है, वैसा मैंने आपको इसके कंटेंट नहीं कराए हैं, बट इसकी फीलिंग बताने की कोशिश की है कि कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग का इंट्रोडक्शन में हम क्या देखने वाले हैं। तो अब आप देखिए, जैसा मैंने बताया था, मटेरियल कॉस्टिंग हमें बताता है मटेरियल से रिलेटेड डिसीजन किस तरीके से लेने हैं। एम्प्लॉय कॉस्ट एंड डायरेक्ट एक्सपेंसेस ये बताता है कि एम्प्लॉयज को जो हमारी पेमेंट स्कीम होती है वो किस तरीके से वर्क होनी चाहिए। और जो हमारे कॉमन खर्चे हैं उनके ऊपर ये 2 चैप्टर्स टुगेदर है, विच इज ओवरहेड्स एंड ABC, जो ये बताते हैं जो हमारे इनडायरेक्ट कॉस्ट है उसको मेन प्रोडक्ट या सर्विस पे किस तरीके से लाना है। भले ये चैप्टर नंबर 6 है, लेकिन ये हमारे लिए हमारा चैप्टर नंबर 1 है, जो हमें एक प्राइमरी शीट देगा जिसमें हम मटेरियल, लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, फैक्ट्री ओवरहेड्स, एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स, ऑफिस ओवरहेड्स, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स को प्रॉपर्ली लिखेंगे, और किस तरह का खर्चा कहाँ जाना चाहिए वो हमें बताता है। वो है कॉस्ट शीट। ये हमारा पहला चैप्टर होगा जिससे हम शुरुआत करेंगे, क्योंकि ये गाइड है हमारे बाकी सारे चैप्टर्स के लिए। अब
ये जो एक कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम चैप्टर बच गया हमारा, वो बेसिकली हम लोगों को कंपैरिजन बताता है फाइनेंशियल अकाउंट्स एंड कॉस्ट अकाउंट्स के बारे में। क्योंकि आप दो तरीके से अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स बना सकते हैं, एक इंटीग्रेटेड सेट ऑफ बुक्स, एक नॉन इंटीग्रेटेड। नॉन इंटीग्रेटेड मतलब फाइनेंस की बुक्स अलग है, ट्रेडिंग, प्रॉफिट एंड लॉस, बैलेंस शीट के लिए जो जर्नल एंट्री वगैरह कर रहे हैं, और कॉस्टिंग की जो जर्नल एंट्रीज है वो दो अलग बुक्स में कर रहे हैं। अब फाइनेंस के सारे खर्चे आप कॉस्टिंग में नहीं लेते हैं, कॉस्टिंग के सारे खर्चे आप फाइनेंस में नहीं लेते हैं, क्योंकि कॉस्टिंग में आप क्या कर रहे हैं, आप आपका जो फाइनल कॉस्ट है प्रोडक्ट से रिलेटेड वही ले रहे हैं। तो उसमें अगर आपको कोई डिविडेंड इनकम हो रही है, कोई इंटरेस्ट इनकम हो रही है, कोई गेन ऑन सेल ऑफ असेट हो रहा है, तो कॉस्ट अकाउंटिंग उसको इग्नोर करता है। और फाइनेंशियल अकाउंटिंग में तो हमें इनकम टैक्स भरना होता है, तो सारी की सारी ही इनकम्स हम लेते हैं। तो एक ब्रिज बनाना चाहिए। तो जैसे हम लोग बचपन में बीआरएस सीखे थे, जो हमारे पासबुक और कैश बुक के बीच में रिकॉन्सिलेशन कराता है, वैसे इस चैप्टर में हम लोग देखने वाले हैं एक मेमोरेंडम रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट, जो हमारे फाइनेंस अकाउंट्स और कॉस्ट अकाउंट्स के बीच में एक ब्रिज बनाएगा। और लेजर्स और हमारी जो जर्नल एंट्रीज है वो फाइनेंस की तो ऑलरेडी पता है, कॉस्टिंग की किस तरीके से होती है वो हमें बताता है। इसके बाद आप मॉड्यूल 2 देखोगे तो ये जो आपका यूनिट, बैच, जॉब, प्रोसेस, जेपीबीपी, सर्विस, ये जो सारी चीजें हैं ये वैरायटी ऑफ इंडस्ट्रीज है, क्योंकि सब प्रोडक्ट की कॉस्टिंग में एक ही तरह का मेथड हम लोग लागू नहीं कर सकते हैं। तो ये जो वैरायटी ऑफ इंडस्ट्रीज की बात कर रहे हैं हम लोग, जैसे कि शुगर केन इंडस्ट्री अलग तरीके से कॉस्टिंग निकलेगी, फ्रैक्शनल डेस्टिनेशन होगा तो अलग निकलेगा, होटल में पर नाइट स्टे किस तरीके से डिटरमाइन होगा वो अलग तरीके से बनेगा, और अगर कोई लैपटॉप है या कोई गाड़ी है या कोई स्क्रू बोल्ट है तो उनकी कॉस्टिंग अलग होगी। तो मैं फिर से दोहराऊंगा नहीं क्योंकि मैंने ऑलरेडी ये कवर कर दिया है, बट यूनिट कॉस्टिंग, बैच कॉस्टिंग, जॉब कॉस्टिंग, प्रोसेस कॉस्टिंग, जॉइंट प्रोडक्ट बाय प्रोडक्ट और सर्विस कॉस्टिंग हम लोगों को डिफरेंट डिफरेंट इंडस्ट्रीज का कॉस्ट ब्रेकअप समझने में मदद करते हैं। तो कॉस्ट शीट हमें फॉर्मेट बताएगा, बट कौन से खर्चे को किस तरीके से कंसिडर करना है वो हमें हमारा चैप्टर नंबर 8, 9, 10, 11, 12 बताएगा। उसके बाद हम लोग बजट बनाते हैं, किस तरीके से बनाते हैं, वो भले आखिरी चैप्टर है लेकिन ये चैप्टर भी हम लोग रियल लाइफ में साल शुरू होने से पहले ही एक्चुअली प्रॉपर शीट्स बना लेते हैं। और सिर्फ एक तरह का बजट नहीं होता, अलग अलग लेवल्स पे भी होता है। जैसे हमने हमारी 100% कैपेसिटी का 60% पे ऑपरेट किया तो फिक्स खर्चे तो उतने ही लगेंगे, पर वेरिएबल खर्चे शायद कम लगे, और 70% पे क्या होगा, 80% पे क्या होगा। ऐसे जब हम लोग अलग अलग बजट्स बनाते हैं तो उसको बोलते हैं फ्लेक्सिबल बजट, और उस प्लानिंग के हिसाब से एक टेंटेटिव प्रॉफिट रखते हैं, और जब एक्चुअल प्रॉफिट आता है उसके बीच में डिफरेंस आना ही है, आना ही है। जैसे फाउंडेशन में आपने भी सोचा होगा, अभी जो 12th में हुआ वो हो गया, फाउंडेशन में तो देखो मैं रॉक करने वाला हूं, बट आप में से कई सारे जन हैं जिन्होंने प्लानिंग तो बहुत अच्छे से की, बट फाइनल एग्जीक्यूशन में शायद हो सकता है या तो उन्होंने बेटर किया हो या उनका एडवर्स वैरिएंस रहा हो। सिमिलरली बिजनेस में भी इस तरीके की पॉसिबिलिटी है कि हमने जो प्लान किया है तो जो एक्चुअल है उसमें डिफरेंस आया, क्या वो कंट्रोलेबल थे या नहीं थे, हमारे हाथ में थे या नहीं थे। वो जब हम ढेर सारे वैरिएंसेस निकालेंगे तो हमारा स्टैंडर्ड कॉस्टिंग आता है। और ये जो मार्जिनल कॉस्टिंग है, दिस इज रिलेटेड टू व्हाट, डिसीजन मेकिंग, जो हम लोगों को ढेर सारे अलग अलग डिसीजंस लेने में मदद करेगा। सो ये हमारा एक ब्रीफिंग है अबाउट ऑल आवर चैप्टर्स। अगर मैं थोड़ा एग्जाम में पूछते किस तरीके से उसकी बात करें तो लगभग सारे ही चैप्टर्स इंपॉर्टेंट है। चैप्टर नंबर 1 से सिर्फ थियोरी ही आती है, जो बजट है इससे थियोरी प्लस सम्स दोनों पूछते हैं, मतलब रिलेटिवली थियोरी इससे ज्यादा पूछते हैं। सेम फ्रॉम चैप्टर 2 की बात करें, सेम फ्रॉम चैप्टर 7 की बात करें, लेकिन ऐसा कोई रूल नहीं है, थियोरी किसी में से भी आ सकती है। बट चैप्टर नंबर 1 की और 15 की थियोरी ऐसी जो आपको स्पेसिफिकली गो थ्रू करनी पड़ेगी। बाकी सब चैप्टर्स की थियोरी में आप अगर सम्स कर लेंगे तो कुछ आपको अवेयरनेस आ जाएगी कि है क्या, क्योंकि वो सम्स के अंडर कवर हो जाएगा। ये मैं थोड़ा एग्जाम पर्सपेक्टिव से आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं कि अबाउट हाउ दिस सब्जेक्ट वर्क्स। बहुत सारे जन इसको ऐसा देखते हैं कि सम्स कर लो, थ्योरी को ऑप्शन में निकाल देंगे, लेकिन इसमें जैसा कि मैंने कहा कि आपका लेवल किसी भी लेवल पे जा सकता है, बहुत इजी, मीडियम एंड वेरी डिफिकल्ट, बिकॉज ये आपके अंडरस्टैंडिंग पे डिपेंड करेगा।
वो आपकी कैलकुलेशन स्किल्स और इंटरप्रिटेशन स्किल्स पे भी डिपेंड करेगा। इसलिए थ्योरी को हम हमेशा हमारा दोस्त बना के चले तो बहुत ही बढ़िया रहेगा। और वैसे कोई डिफाइंड ऑर्डर नहीं है, लेकिन कॉस्ट शीट हमारा पहला वर्जन हो तो ज्यादा बेटर है, क्योंकि ये हम लोगों को एक डिक्शनरी की तरह वर्क करके अवेयरनेस देता है अबाउट ऑल द चैप्टर्स, ठीक है, एंड ऑल द टर्म्स दैट आर गोइंग टू बी यूज्ड इन दिस सब्जेक्ट। अब जैसा कि मैंने आपको पहले बोला था कि मैं बाद में बताऊंगा कि क्यों ये स्कोरिंग और इजी है, क्योंकि पेनोरमिक के कई सारे स्टूडेंट्स ने बहुत अच्छे से एग्जेम्पशन स्कोर किया है इस सब्जेक्ट में। सिर्फ एग्जेम्पशन ही नहीं, पिछले कई सालों से, इनफैक्ट पिछले कई नंबर ऑफ अटेम्प्ट से हर एक अटेम्प्ट में 90 प्लस का स्कोर ब्रीच किया है, और 90 प्लस ही नहीं, कई बार 95 का स्कोर भी ब्रीच हुआ है। और वही नहीं, कई बार इनफैक्ट 2 स्टूडेंट्स ने 100 ऑन 100, जी हां वापस सुनिए, 100 ऑन 100 का स्कोर भी अचीव किया है इस सब्जेक्ट में। वैसा मैंने पहले बोला था कि इफ द व्हाई इज क्लियर हाउ इज सिंपल, तो यही व्हाई शायद हम हर बार हमारे हर बैच के स्टूडेंट्स को बताते हैं, और जो इन व्हाई को बहुत अच्छे से समझने की कोशिश करके सब्जेक्ट को प्रैक्टिकली अंडरस्टैंड करके अप्लाई करने की कोशिश करते हैं, मुझे ऐसा लगता है कि उनका हाउ बहुत सिंपल हो जाता है। और इसीलिए मैंने कहा था कि कॉस्टिंग इजी है और स्कोरिंग है, ये सब्जेक्ट आपका बूस्टर डोज की तरह वर्क कर सकता है, और आप बहुत अच्छे से इसमें आपके एक जो ओवरऑल स्कोर है उसको अपस्केल या अपग्रेड कर सकते हैं। तो दिस वाज अ प्राइमरी आइडिया अबाउट ऑल द चैप्टर्स ऑफ आवर पेपर नंबर 4, जिसमें कॉस्ट और मैनेजमेंट अकाउंटिंग, जो 2 टाइप की अकाउंटिंग है, उसका कॉम्बिनेशन दे दिया है। सीए फाइनल में भी इसके ऊपर सब्जेक्ट हुआ करता था जब 8 सब्जेक्ट थे, अब क्योंकि 6 सब्जेक्ट हो गए हैं, तो SCMPE मतलब स्ट्रैटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट एंड परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन मतलब कॉस्टिंग को अब सेल्फ पेस्ड ऑनलाइन मॉड्यूल में डाल दिया गया है, जिसमें हम लोगों को ये बताया जाता है कि बेसिकली कुछ से इंस्टीट्यूट जब आप फाइनल एग्जाम के लिए फॉर्म भर रहे होते हैं तो उससे पहले आपको लॉ और कॉस्टिंग कुछ से सेल्फ पेस्ड वर्क करके अपीयर करना पड़ता है, फिर इंस्टीट्यूट आपको फाइनल एग्जाम जो 6 पेपर्स है उसमें वर्क करने देती है। तो इसका कनेक्शन रियल लाइफ के साथ साथ बुक्स में तो डेफिनेटली है। हम हमारी जर्नी में थोड़ा और कई सारे रियल लाइफ एग्जांपल्स लेके उसको समझने की कोशिश करेंगे। ये हमारा प्राइमरी कंटेंट हुआ। आप चाहें तो जहां जहां आपको उचित लगा हो, ठीक है, वहां वहां वापस स्क्रॉल बैक करके एक बार रेफर कर सकते हैं, नोट डाउन कर सकते हैं कि हम लोग इस सब्जेक्ट में क्या क्या पढ़ने वाले हैं। वही तीनों का डिफरेंस, ब्रेकअप ऑफ कॉस्ट जो कॉस्ट शीट बताता है, वैरायटी ऑफ इंडस्ट्रीज जो हम लोगों को अलग अलग चैप्टर्स बताएंगे, और प्लानिंग, एग्जीक्यूशन, रिव्यू और डिसीजंस के बेसिस पे हमारा जो है वो कई सारे चैप्टर्स हमें डिसीजन मेकिंग में हेल्प करेंगे। यहाँ पे हमारा एक प्राइमरी इंट्रोडक्शन क्लोज होता है अबाउट पेपर नंबर 4 विच इज कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग। इसी तरीके से हमारे साथ आप जुड़े हुए रहिए, और सारे सब्जेक्ट की अवेयरनेस प्लस रिवीजन में हम कोशिश कर रहे हैं, प्रयत्न कर रहे हैं आप हमारे प्यारे बच्चों के लिए कि हम आपकी जर्नी में कुछ कंट्रीब्यूट कर पाए। थैंक यू वेरी मच, हैव अ गुड टाइम।